कि ये वहाँ का जो मार्केट गिरा है, जैसे आपने बताया कि ये स्टॉक रिलेटेड क्या ओवर वैल्यूएशन है अभी सभी स्टॉक्स का, क्योंकि देखिए जो मेटा ने, गूगल ने, और अगर आप बोले तो टेस्ला, बेसिकली सभी कंपनीज हैं ना, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की बात की है, $20 बिलियन एंड ऑल दैट। तो इवन ओपन एआई ने, तो अभी क्या हो रहा है कि वो एक एसपीवी से, यानी कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल से, वहां से वो लोग ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोन उठा रहे हैं। अभी डर वही है कि जैसे स्वयं एल्टम ने भी पहले बोला था कि ओपन एआई के जो सीईओ, उन्होंने बोला था कि आगे जाके सभी एआई कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, कुछ ही होगी और बहुत सारी यानी ढल जाएगी। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सभी, क्या ये उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और कितना जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट हैवी हो जाती है, और लेकिन उसके सामने रेवेन्यू बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही स्टीफ है। अगर आप देखो तो यहाँ इंडिया में भी चैट जीपीटी का ऑलमोस्ट नो फ्री प्लान भी बना दिया इन लोगों ने। तो वही डर है, उसके वजह से काफी हद तक स्टॉक गिरे। अभी वो कितना मटेरियलाइज होगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन वो एक दिक्कत है। और जैसे आपने बोला कि हमारी दिक्कत ये है कि 26,000 पे ऑप्टिमम वैल्यूएशन आ जाता है, और कहते हैं ना कि सब अच्छे फैक्टर्स फैक्टर इन हो जाते हैं, इसके वजह से आप वहां जाते हैं और फिर तब से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। रिजल्ट सीजन ठीक ठाक है, इतनी खराब नहीं है। और ऑफ कोर्स यूएस और इंडिया के डील में भी नवंबर एंड और दिसंबर में होगी, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। अदरवाइज रिजल्ट सीजन तो अभी ऑलमोस्ट एंड होने आई है। तो एक कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है, अनलेस अनलेस कोई ट्रेड का ट्रिगर आए तो कुछ होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर जो जनवरी से रिजल्ट आना चालू करेंगे, जो अक्टूबर दिसंबर, आई थिंक वहां से लग रहा है कि वहां से एक अपराइज दिखेगा। अभी तक हम लोग आई थिंक रेंज में ही घूमेंगे। ठीक है, ओके। तो यूएस में जो गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में भी आज देखने को मिले। हमारे नतीजे हालांकि ठीक ठाक आए हैं, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा चिंता या फिर घबराने की बात नहीं नज़र आ रही है। लेकिन चिंता की बात है सर, एफआईएस के आंकड़े लगातार बिकवाली हो रही है, और अभी तक आप देखेंगे तो जितने भी दिन बीते हैं नवंबर महीने में या फिर नवंबर सीरीज में बिकवाली ही हो रही है। कल भी 3,263 करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेचा, 5,284 करोड़ रुपए की डीआईएस की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कल हमारे मार्केट्स 25,550 के भी नीचे जाकर सेटल हुए। तो डीआईएस की खरीदारी भी बाजार में ये जो गिरावट है, एफआईएस की जो बिकवाली है, उसको काउंटर बैलेंस करने में नाकामयाब साबित हो रही है। अब तक आप देखेंगे नवंबर के महीने में 6,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है, और जो पहले 2 दिनों की बिकवाली थी नवंबर महीने में, उससे ज़्यादा बिकवाली कल के सेशन में ही एफआईएस की ओर से हुई है। 28 अक्टूबर को सर इस सीरीज खत्म हुई थी, अक्टूबर वाली। उसके बाद 3 दिन और थे, 29, 30, 31, और 3 दिन ये जोड़ लीजिए। पिछले 6 दिन से लगातार एफआईएस इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। एफआईएस के आंकड़े अगर आप वायदा बाजार में देखेंगे, वो भी यही दर्शा रहे हैं कि आंकड़े ठीक नहीं है। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में, 250 करोड़ रुपए के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में भी बिकवाली हुई है, क्योंकि परसों के सेशन में भारी भरकम खरीदारी हुई थी, और स्टॉक ऑप्शंस में कल कुछ 435 करोड़ रुपए की खरीदारी जरूर बनी, लेकिन 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नेट नेट बिकवाली हुई है वायदा बाजार की जहाँ तक बात है। सर ये जो आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं? एफआईएस के मन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है, क्या चिंता है जो कि उनको बाजार में मैं नहीं कह रहा कि तेज़ी करने लगे हैं वो, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस काटने के लिए क्या रोक रहा है? नहीं, एफआई अंडरवेट है इंडिया पे, वो तो क्लियर कट दिख रहा है। बाकी सब मार्केट बहुत कंपेरेटिवली काफी सस्ते है। हमारा 2021 का पी चल रहा है निफ्टी में, और बाकी सब अगर चाइना देखो, जापान, ताइवान सब देखो, तो आप 14-15 के पी पे चले, तो ऑफ कोर्स वो काफी सस्ते कंपेयर टू अस, और उसके वजह से वहाँ फ्लो ज्यादा हो रहा है। यहाँ ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं ना कि जब कुछ ट्रिगर आते हैं, एफआई आते हैं, वापिस चला हो, ट्रिगर चलो खत्म हो जाता है तो वापिस चले जाते हैं, ऐसा ही हो रहा है। और मुझे अभी लग रहा है अब शायद वो ट्रेड डील होगी तो तब वापस थोड़ी बाइंग चालू होगी। लेकिन वो तो क्लियर कट दिख रहा है अंडरवेट है, नहीं तो इस तरह का सेलिंग प्रेशर हर टाइम नहीं आ सकता। तो एफआई बस वही देख रहे कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट सही आएंगे, नतीजे सही आने वाले आएंगे, जिससे ये वैल्यूएशन, जो प्रीमियम वैल्यूएशन इंडिया को मिल रहा है ग्लोबली, उसको जस्टिफाई करने के लिए। अभी वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए वापस नहीं आ रहा है। तो वी हैव टू वेट फॉर अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट एंड द ट्रेड डील टू हैपन। तिमाही नतीजे और ट्रेड डील, ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एफआईज की वापसी भारतीय बाजारों में काफ़ी हद तक निर्भर करने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों पर, ट्रेड डील पर तो कल भी ट्रंप साहब ने एक बयान दिया है कि बातचीत चल रही है, हो सकता है अगले साल वो भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं, लेकिन एफआईएस की बेरुखी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में प्रेशर थम नहीं रहा है। डॉलर रुपये की बात करें घरेलू संकेतों में, तो डॉलर रुपये में हमने देखा कल
4 पैसे मजबूत हुआ है हमारा रुपया, और 88-65 का जो लेवल था उसके मुकाबले 88-61 पर कल हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो दूसरा दिन लगातार आई थिंक जब हमारा रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के सामने। और इन घरेलू संकेतों की बात करें तो सर एक एफएनओ बैन को लेकर, एफएनओ ट्रेडिंग बैन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बाजार में सुगबुगाहट चल रही है। कल उसके ऊपर एक इंटरव्यू में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने सरकार का रुख साफ किया है एफएनओ ट्रेडिंग बैन को लेकर। बैन मैंने जानबूझ के यूज़ नहीं किया है वर्ड यहाँ पर, लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग को रोक लगाने की जो चारों तरफ से मांग हो रही है उसके ऊपर एफएम ने कल एक सफाई देते हुए कहा कि सरकार का एफएनओ ट्रेडिंग बंद करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसी जो अटकलें चल रही हैं बाजार में उसको साफ तौर पे उन्होंने नकार दिया सिरे से। उन्होंने कहा कि एफएनओ में जो जोखिम है उसको समझना निवेशकों की जिम्मेदारी है। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी सिक्योरिटीज़ में या किसी भी तरह से कोई ट्रेड होता है तो उसमें अगर जोखिम ज़्यादा है तो उस सरकार की जिम्मेदारी ने निवेशक जो उसमें पैसा लगा रहा है उसको समझना होगा कि उस प्रोडक्ट में, उस सिक्योरिटी में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। सरकार का काम है कोई अड़चनें अगर हैं किसी चीज़ में तो उसको हटाना। हाँ, जहाँ तक जागरूकता बढ़ाने की बात है तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इस तरफ काम करूँगी, और आपके पास अगर कोई सुझाव है वो हमें भेजिए। हमसे जो हो सकता था, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता है तो आप अपने सुझाव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। सर ये एफएनओ ट्रेडिंग के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? अक्टूबर का नंबर एक सर ट्रेडिंग का आया था, आई थिंक रिकॉर्ड लेवल्स पर जो एफएनओ के वॉल्यूम्स हैं वो अक्टूबर महीने में पहुंचे हैं। उसके बाद इस तरह की बातचीत शुरू हुई है। नहीं देखिए, ऑफ कोर्स बैन तो कभी कर नहीं सकते क्योंकि एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि एफएनओ हमेशा हेजिंग के लिए यूज होता है। वो बात अलग है, हम लोग स्पेक्यूलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज वो प्रोडक्ट है हेजिंग के लिए कि आपने कोई पोजीशन बनाई है, उसको हेज करने के लिए आपने एफएनओ में एंटर किया। इवन कमोडिटी मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि आपके क्रॉप्स आने वाले और आप उसको हेज करके रखते हो। तो लेकिन बात अलग है कि अभी सट्टा ज्यादा हो जाता है और ऑफ कोर्स कोई गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, ये तो प्रिंसिपल है। लेकिन जो मैडम ने बोला है वो सही है कि जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वही होता है कि जैसे आपने बताया कि हाईएस्ट लेवल वॉल्यूम का है, लेकिन क्या है कि क्विक मनी जो वो होता है ना, इंटरेस्ट, वो हमेशा हावी हो जाता है, इसलिए एफएनओ में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक तरह से वो जो क्लैरिटी आई तो एटलीस्ट वो कंफ्यूजन दूर हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो एफएनओ में है वो है वीकली एक्सपायरी। क्या वीकली एक्सपायरी? सेबी ने अभी तो ना बोला है कि अभी तो नहीं देख रहे, लेकिन सेबी के दिमाग में है। क्या पता 6 महीने 1 साल बाद एक वीकली एक्सपायरी चली भी जाए, क्योंकि जो बार बार बात चल रही कि इन्वेस्टर के हित में, तो इन्वेस्टर के हित में वीकली एक्सपायरी तो नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं वहां होगा तो वहां फिर इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, ब्रोकर्स के अकाउंट में और सब जगह। ओके, ठीक है। तो बंद तो नहीं होगी एफएनओ ट्रेडिंग जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और उसके साथ साथ कोई अड़चने हैं तो उनको वो ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगी। चलिए, इसके बाद सर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। हैवी वेट्स की बात करें या फिर इंडेक्स में पहले की बात करें तो लुपिन ये नाम है जो कि कल अपने नंबर जिन्होंने पोस्ट किए हैं, 1200 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा रहने का अनुमान था। 73% बढ़कर मुनाफा आया, पौने 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा। रेवेन्यू में 24% का जंप है। बाजार मान रहा था कि 6500 करोड़ रुपए के आसपास नंबर आएगा। 7000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू पोस्ट किया है। अबिड्डा की जहाँ तक बात है तो 2300 करोड़ रुपए का, 2341 करोड़ रुपए का अबिड्डा आया है, जो कि बाजार का अनुमान था कि पौने 1800 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। और हाईलाइट है इनके मार्जिन्स, 23.6% वाला बढ़कर 27% के आसपास बाजार मान के चल रहा था, 33.2% का 10% के आसपास लुपिन के मार्जिन एक क्वार्टर में इंक्रीज होना। सर नंबर्स बहुत सरप्राइजिंग है। टू गुड टू बिलीव तो नहीं है ना ये? सही में बहुत ही अच्छे नंबर्स है। ऑफ कोर्स ये हमेशा मेरा टॉप पिक, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी सिप्ला और लुपिन के बारे में बात की थी। क्योंकि जिस तरह से कंपनी तो ऑपरेशन कर रही है और जिस तरह से अभी मैनेजमेंट का विजन है वो बहुत ही क्लियर है। अभी वो स्पेशलिटी लॉन्च कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 12 से 24 महीने में, और इमर्जिंग मार्केट अगर आप देखोगे तो 30% के सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं। R&D ऑफकोर्स उसका 7 से 8%, लेकिन वही है उनकी स्ट्रेंथ, आगे जाके भी वो काफी उसमें बढ़ाएंगे। तो इमर्जिंग मार्केट में एक अच्छा खासा सेल्स दिखा है। इवन अगर आप यूएस का भी देखो तो 47% का ग्रोथ है। तो एक अक्रॉस द यूएस एंड इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ है। फॉर्मुलेशन बिजनेस में 8% है। और जो आपने बोला है मार्जिन, वो सुनो पे सुहागा है, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन जंप यानी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो दिख रहा है, सो वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट क्वार्टर। बट यस, एट दिस लेवल मुझे तो ये स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। तो आई थिंक ये एट डिप्स बाई कर सकते हैं। आज तो अभी देखते हैं कितना ऊपर होता है, लेकिन ये एक तो लॉन्ग टर्म बेट रह सकता है आपके फार्मा स्टॉक्स में।
ठीक है, तो गिरावट पर आप इसमें खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। आज हो सकता है गैप अप ओपनिंग आए, जिस तरह के नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए, स्पेशली जिस तरह से मार्जिन इनके बढ़कर आते हुए दिखे हैं। सर, दो तीन नाम है इनफैक्ट फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर भी आए हैं, 25% मुनाफा इनका भी ग्रो किया है। 426 करोड़ मुनाफा रहने का अनुमान था, 494 करोड़ आया। 6300 करोड़ का रेवेन्यू है, 6231 करोड़ बाजार मान के चल रहा था। और नंबर यहाँ पे भी अच्छा है, 878 करोड़ रुपए के आसपास EBITDA रहना था, 941 करोड़ रुपए का नंबर यहाँ आता हुआ दिखा। और मार्जिन बाजार मान के चल रहा था कि मार्जिन इनके घटकर आएंगे, आधा परसेंट घटने का अनुमान था, 14.1% रहने का अनुमान था, 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर आ गए इनके मार्जिन 14.9% पर। तो नंबर्स तो सर इनके भी सरप्राइजिंग है, अपोलो हॉस्पिटल के भी। इसमें क्या करना है? नहीं देखिए, हॉस्पिटल्स के मोस्टली सभी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये एक मेगा ट्रेंड है हॉस्पिटल्स में, और अपोलो इज वन ऑफ द लीडर। आप देखोगे इंडिया में तो सबसे बड़ी हॉस्पिटल वही है, और जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान किया है एंड ऑल दैट, एंड प्लस बेड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 11,000 बेड कैपेसिटी तक वो जा रहे हैं। और डिजिटल हेल्थ केयर में भी अगर आपको पता है उनका जो ऑनलाइन डिवीजन है वो भी सेग्रीगेशन हुआ है, तो वहां से भी एक अच्छा खासा फायदा होगा इनको आगे जाके। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनका नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रेंथ है, अभी वो टायर 2 टायर 3 सिटी में भी धीरे धीरे जा रहे हैं। सो प्लस मैं काफी हद तक ना उनके जो प्लान है वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, तो यस उसके वजह से आप देखिए तो मार्जिन देखो, इवन रेवेन्यू देखो, हर जगह आप देखो कि अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तो यस ये स्टॉक तो ऑफ कोर्स नो, ये स्टॉक है तो ये तो कोर पोर्टफोलियो में ही है, एक वन टाइप ऑफ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है जो एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है, और ये चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये 5-10 साल आई थिंक ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री अच्छी ग्रो होगी, और इसमें ये जो नामी है अपोलो हॉस्पिटल और बाकी सब, आई थिंक उनको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इनको ज़्यादा फायदा होगा, जो नामी कंपनियां और जो बड़ी कंपनियां हैं। इसी के साथ साथ सर मैनकाइंड फार्मा इसी स्पेस की कंपनी है, फार्मा से स्पेस से ही इनका मुनाफा 22% के आसपास घटा है इस तिमाही में। साल दर साल अगर आप देखें, भला ही रेवेन्यू 21% ग्रो किया, अबिडा में 8.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है, मार्जिन में भी कट है सर। ये डिसअपॉइंटिंग ना हो जाए, पिछले 2-3 क्वार्टर अच्छे रहे हैं सर इनके लिए, ये नंबर थोड़ा सरप्राइजिंगली ख़राब दिख रहा है। यस यस, मैनकाइंड के नंबर्स हमेशा अच्छे आते हैं, इस बार पता नहीं क्या हुआ है। और मैनकाइंड एक कंपनी भी अच्छी है, लेकिन देखिए अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो भी क्रोनिक सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ है इनका। अगर आप देखो को मार्जिन रिकवरी वो धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं 27% के आसपास। सो बीएसयू एक्विजिशन की भी बात है आगे जाके, और इंटीग्रेशन करने वाले हो भारत सेरम एंड वैक्सीन का, तो वो सब पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो ये ड्रॉप आया वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा जंप है, बस इनका जो दिक्कत है कि वो फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा बढ़ चुका है अच्छा खासा, तो वो उनको देखना पड़ेगा, और ईबिटा मार्जिन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक वन ऑफ की तरह अभी तो देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आता है तो ये एक बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि क्या है कि ये कंपनी अच्छी, आई थिंक 1-2 क्वार्टर में रिकवर कर लेगी ये। ठीक है, तो नंबर्स कमज़ोर है, नीचे रिएक्शन देख सकता है, तो नीचे में अगर मिलता है तो आप यहाँ पर खरीदें। एक साथ वन शॉट खरीद सकते हैं सर, या फिर धीरे धीरे खरीदने की राय होगी? नहीं नहीं, आराम से खरीदे, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाग जाएगा तुरंत, इट विल टेक सम टाइम, तो आराम से धीरे धीरे आप हर डिप में बाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्स पे धीरे धीरे आप आराम से इसमें खरीदारी करें, ये राय फिलहाल आ रही है। एबीबी इंडिया, इनके नंबर्स भी सर थोड़े ख़राब ही दिख रहे हैं। मुनाफा हालांकि अनुमान के मुताबिक है, जो गिरकर भी नंबर आया, 413 करोड़ बाजार मान रहा था, 409 करोड़ आया। रेवेन्यू में हमने 14% के आसपास का जंप देखा है, 3,310 करोड़ का नंबर है, बाजार मान रहा था 3,175 करोड़ के आसपास। और अबिडा भी इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, 496 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, गिरकर आया 500 करोड़ रुपये के आसपास आया, नंबर इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और मार्जिन की जहाँ तक बात है तो बाजार मान रहा था कि मार्जिन गिरेंगे, 16% पर आएंगे, 2.5% का फॉल आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास का फॉल आएगा, ये शायद ही कोई मान के चल रहा था। तो नंबर्स में कुछ कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट है सर एबीबी इंडिया की जहाँ तक बात है। तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं हालांकि इनके, आपने कैसे रीड किया नंबर्स को? ये देखिए, एबीबी इंडिया ले लो, हिटाची ले लो, से इवन सीमेंट्स ले लो, ये सब कंपनी काफ़ी भाग चुकी थी बीच में, और फिर अभी काफ़ी करेक्शन भी आ रहा है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन हो गया था। अभी आप देखो कि जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करे। कंपनी अच्छी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कैपेक्स बढ़ता है और गवर्नमेंट कैपेक्स में इन्वेस्ट करती है आगे जाके, तो आई थिंक, और प्लस पावर पावर इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती है जो बढ़ने वाली है, तो आई थिंक इन लोगों का भी डिमांड बढ़ेगा। तो लेकिन ये अभी एक है ना, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है।
और आगे जाके भी धीरे धीरे वो लोग मार्जिन रिकवरी करेंगे। ऑफ कोर्स नंबर डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा, लेकिन जो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मोशन सेगमेंट है वहाँ उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा वो, और आगे जाके वहीं उनको सेल्स थोड़ा बढ़े तो अच्छा है। ऑफ कोर्स ग्लोबल ऑर्डर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंस्टॉलेशन बेस भी इनका अच्छा है। ऑफ कोर्स यहाँ उनको लीडरशिप काफ़ी हद तक नो पावर ऑटोमेशन में वो प्लान करे लाने का देखना पड़ेगा किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह का रिजल्ट है और जिस तरह से इबिटा मार्जिन में भी थोड़ा ड्रॉप आया है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। कंपनी अच्छी है, पर आई थिंक एक आध क्वार्टर वेट करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। ये ऐसा नहीं कि ये रातों रात भागेगी। आई थिंक यू विल गेट टाइम टू इन्वेस्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। ठीक है। बिरला सॉफ्ट के नंबर सर बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्वार्टर बेसिस पे अगर किसी का मुनाफा 9% ग्रो करता है तो जाहिर सी बात है अच्छा माना जाएगा। वो भी आईटी कंपनी के लिहाज से 3.4% का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, 38% एबिट में ग्रोथ है, और मार्जिन बढ़कर आए हैं सर 11% के आसपास वाले 14.5% पर। 3.5% का जंप मार्जिन में किसी आईटी कंपनी में क्वार्टर बेसिस पर बहुत बढ़िया हो गया सर ये तो। बहुत बढ़िया है। यानी आईटी कंपनी में अच्छे नंबर्स लाना बहुत ही कम है, और ये कंपनी तो बहुत ही नीचे गई है, बहुत ही, यानी कह सकते हैं ना, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करी थी जब इवन आईटी कंपनीज परफॉर्म करी थी। ऑलमोस्ट 56% डाउन है अपनी टॉप से। तो ये एक थोड़ा रिकवरी आएगा, और धीरे धीरे वो भी काफ़ी हद तक ना डबल डिजिट मार्जिन के इम्प्रूवमेंट की वो बातें कर रहे हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट रेशियो इंप्रूव करके वो ट्राई कर रहे हैं कि ना कॉस्ट अपनी कम है। बस वही है कि आगे जाके ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेडी होता है कि नहीं। लेकिन इस कंपनी में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है अच्छा लैंड 15-20, तो मेरी राय होगी कि निकल जाना है। आईटी में ऐसे भी बहुत घने बादल छाए हुए हैं, ये इसमें ही है, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऊपर के लेवल पे आप निकल जाइए, बेटर है। ठीक है, उछाल पर निकले, नंबर अच्छे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आज थोड़ा सा अपसाइड बनता हुआ दिखे, लेकिन उछाल पर निकलने की राय होगी। आईटी को एज अ स्पेस को लेकर भी थोड़ा सा मूड माहौल कॉन्फिडेंस कम ही नज़र आ रहा है। क्यूमिंस इंडिया के नंबर्स कैसे लग रहे हैं सर आपको? मुझे हर पैरामीटर पर ऑलमोस्ट नंबर अनुमान से बेटर नज़र आ रहे। ग्रोथ वैसे भी काफ़ी अच्छी है, बाजार मान के चला था मार्जिन इनके बढ़कर आएंगे 20.1% पर 21.9% के नंबर्स आए हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं सर क्यूमिंस इंडिया के। क्यूमिंस इंडिया एक टॉप पिक रहा है। अगर आप एबीबी, सीमेंस, क्यूमिंस ये सब रखते हैं तो क्यूमिंस ने अच्छा परफॉर्म भी कंपैरेटिवली किया है। और ऑफ कोर्स अभी ये सभी स्टॉक इतने भागे नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ तो। और ये अनुमान भी था कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ऑफ कोर्स वो अगर आप देखें तो नो वो काफ़ी हद तक अभी डेटा सेंटर पे लीवरेज और ग्रीन एनर्जी जनरेटर्स पे फोकस करने वाले, जहाँ मार्जिन अच्छा है। ओके, तो जो मार्जिन जो उनके नीचे आ रहे हैं वो आई थिंक होपफुली आगे जाके बढ़ेंगे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। अगर आप देखो तो ऑर्डर बैकलॉग अच्छा है, तो बस वो एग्जीक्यूशन का सवाल है इनका। और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे सेगमेंट वाइज आई थिंक इंप्रूव करेगी यहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के पास है ये स्टॉक तो बने रहिए, यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑन ऑन डीप बाई कर सकते हो, इवन इस लेवल पे भी अगर आपको चाहो तो आप बाई कर सकते हो। ठीक है, इन लेवल्स पर भी चाहें तो आप क्यूमिंस इंडिया के शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। देखना होगा कि आज नंबर्स के बाद कैसा रिएक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। अमर राजा बैटरी सर, इनका मुनाफा तो बड़ा है 17.5% के आसपास, रेवेन्यू उतने नहीं बढ़े हैं, 6.7% की ग्रोथ है, बिड्डा तो नीचे आया है, और मार्जिन में भी हमने कट देखा है। कोई वन ऑफ है क्या नंबर्स में इस बार? एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन अमर राजा का ऑफ कोर्स रिजल्ट इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो ये दोनों एक्साइड और अमर राजा ऑनेस्टली काफ़ी एक्सपेक्टेशन है उससे, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि इनके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है, अच्छे कोलैबोरेशन किया इन लोगों ने।
और ईवी बैटरी में कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ा रहे हैं। सप्लाई चेन पे वो फोकस करे जिससे वो कहना मार्जिन बढ़ा सके। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है आई थिंक बैटरी में कहता, आई थिंक इफ यू आस्क मी एक्साइड इन अमर, आई थिंक आई गो फॉर अमर राजा। तो ये अगर डीप आता है, मुझे लॉन्ग टर्म में ये अभी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो एक्साइड के कंपैरिजन में अमर राजा बेटर है। अगर कोई नंबर्स के बाद नीचे रिएक्शन नीचे को मिलता है तो आपको ज़रूर यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए अमर राजा को। पैरादीप फॉस्फेट सर, ये मच टॉक्ड अबाउट स्टॉक है, इसको लेकर पोजीशन भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर्स में मुनाफे में ग्रोथ हमने 34% की देखी है, 49% रेवेन्यू भी बढ़ा है, अबिडा में भी 29.5% का जंप है, लेकिन प्रॉब्लम है मार्जिन्स। आधा परसेंट के आसपास इनके जो मार्जिन्स हैं वो टूट कर आए हैं। तो जो अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ था उसके बेसिस पर हमने मुनाफे में ग्रोथ देखी है। शायद रेवेन्यू ग्रोथ को जो पैट ग्रोथ ने लैक किया है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि मार्जिन ड्रॉप हुआ है। तो धंधा जरूर बढ़ा लेकिन मार्जिन नीचे आ गई, जिस वजह से मुनाफे की ग्रोथ आप देखेंगे रेवेन्यू से आपको कम दिखेगी। सर, पॉजिटिवली लें नंबर्स को या नेगेटिवली? नहीं, देखिए ये मार्जिन में जो नीचे आया है वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टॉक में भी इश्यूज काफ़ी है, ठीक है, और अभी भी ये सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स ये थोड़ा आज रिएक्शन देखेंगे हम लोग, लेकिन आई थिंक यू वन हैज़ टू बी कॉशियस हियर टू बिल्ड अ पोजीशन, क्योंकि अभी भी एक दो क्वार्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम रहेगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, नई पोजीशन मत बनाए। अगर आपके पास है तो ना ऊपर के लेवल पे अगर अच्छा खासा जाता है तो फिर निकलने का ट्राई करूं। मेरे को अभी भी ये सेक्टर में आई एम नॉट कंफर्टेबल। आई विल वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर मोर। ठीक है, एक दो क्वार्टर और वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पे खरीदारी करें तो शायद ज़्यादा बेटर है। सर, 200, 190, 195 के आसपास हमारे कई सारे दर्शक हैं जिनके मैसेज आते हैं, हमारे पास सवाल आते हैं कि हम हायर लेवल्स पर लेकर फंसे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि 165 पर भी नई पोजीशन नहीं बनानी, अभी और वेट करना चाहिए? नहीं 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 बनाइए। अभी क्या है कि देखिए अभी अभी स्टेबलाइज होने दीजिए, ये सेक्टर ही पूरा अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ है। मुझे मुझे थोड़ा लग रहा है कि एक दो क्वार्टर का कंसोलिडेशन और रहेगा, सो थोड़ा वेट कर लीजिए फिर करना है। ठीक है, नई पोजीशन बनाने के लिए 1 से 2 तिमाही अगर आप इंतजार कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एस्टर डीएम सर, इनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी डबल डिजिट नंबर्स में ग्रोथ हमने देखी है। मुनाफा भी 13% ग्रो किया, 10% रेवेन्यू, अबिडा 14% और मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर आते हुए देखे हैं। तो हॉस्पिटल स्पेस में सर ये कैसा लग रहा है आपको, एस्टर डीएम हेल्थ केयर? नहीं, एसडीएम ने तो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है और अच्छा ग्रो भी हुआ है, और ऑफ कोर्स ये रिजल्ट भी अच्छे हैं। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपका वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है ग्रोथ से, तो उसके वजह से उनको फायदा हो रहा है। अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट 7,800 बेड कैपेसिटी पे पहुंचने वाला है। इंडिया का बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, उनका जो जीसीसी का है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो इनका जो इंडिया और जीसीसी का जो क्लस्टर है वो बहुत ही ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से भी मुझे ये ठीक ही लग रहा है, अगर है तो बने रहे और एट डिप्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, इनको लेकर भी काफ़ी सवाल आते हैं। 17-18% इनके हम्म। रेवेन्यू और मुनाफे में ग्रोथ आई है। इन नंबर्स के बाद क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो काफ़ी देर से काफ़ी दिनों से अटका हुआ है एक रेंज में, वो रेंज से निकल जाएगा? देखिए बजाज हाउसिंग की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन तो हाई था, हमें भी पता है जिस तरह का था और जिस तरह पे लिस्ट हुआ है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, 105 100 के आसपास वो रुक जाता है। तो ये एक ऑप्टिमम लेवल है, आप कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी पोजीशन आप बिल्डअप कर सकते हो। एनबीएफसी को फायदा है आगे जाके, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे इनकी भी सिचुएशन चेंज होगी, तो आई थिंक यस 105 के आसपास आए तो प्लीज आप ऐड कर सकते हो। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड ग्रोथ उसको जस्टिफाई करे। वैल्यूएशन हाई है लेकिन बिकॉज बजाज नेम इज देयर, उनका जो जिस तरह से ग्रोथ रहा है, आई थिंक 105-100 के बीच में आप प्लीज पोजीशन बनाइए लॉन्ग ठीक टर्म है, के लिए। ओके। 105-100 के बीच में आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। थोड़ा नीचे मिल जाए डिप्स पर तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सर, पेंट कंपनी कल भी फोकस में थी। ग्रासिम के सीईओ का इस्तीफा आया था, जो बिरला ओपस वाला इनका जो पेंट बिजनेस है उसके, और उसके बाद ग्रासिम गिरा, लेकिन एशियन पेंट चढ़कर बंद हुआ। एशियन पेंट के नंबर आएंगे कल, आई थिंक 12 तारीख को आने वाले हैं, ड्यू हैं, माफ़ कीजिए अगले हफ्ते आएंगे 12 तारीख को। तो एक्जो नोबल के नंबर्स हमारे सामने हैं सर। एक्जो नोबल के नंबर्स को थोड़ा समझना भी टेढ़ी खीर लग रही है, क्योंकि वैसे देखेंगे तो मुनाफा इनका 17 गुना के आसपास बढ़ा है। हालांकि उसमें एक एक्सेप्शनल गेन है 1874 करोड़ रुपए का, तो वो एक्सेप्शनल गेन निकाल दें तो कहीं ये कंपनी, मुझे लगता है डाउट है सर कि घाटे में ना हो, अगर ये वन टाइम एडजस्टमेंट को अगर हम हटा लें तो
क्योंकि रेवेन्यू 15% गिरे हैं, EBITDA में भी 25% का फॉल है, मार्जिन भी टूट कर आए हैं। तो सर पेंट इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ये जो नंबर्स आए हैं एक्जो नोबल के, क्या बयां कर रहे हैं ये? पेंट इंडस्ट्री में एक ही बयान हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से ये बहुत ही मार्जिन प्रेशर आ रहा है वहाँ, और कंपटीशन बहुत स्टीफ हो गई बिरला ओपस की वजह से। अभी बात अलग है कि कल जिस तरह से ग्रासिम का स्टेटमेंट आया, और लग रहा है कि बिरला ओपस ने उतना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं किया है। लेकिन क्या हो कि जिस तरह से जेएसडब्ल्यू पेंट्स और बिरला ऑक्सो ने जिस तरह से डिस्काउंटिंग की, उसके वजह से पूरा मार्केट हिल गया है। और आप देखो पीछे 2-3 साल से ये पेंट इंडस्ट्री का यानी इतना अच्छा मार्जिन भी नहीं दे रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं आ रही। और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, ओपस ने इतना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करे है, लेकिन वो आगे जाके कहेंगे क्योंकि वो बड़ी कंपनी सा है। और एक्सो ग्लोबल, एक सच बोलो तो ये सबसे अच्छी कंपनी है। अगर आप पेंट इंडस्ट्री में देखो तो एक्सो नोबल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वही दिक्कत है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पेंट इंडस्ट्री इवन फॉर द एशियन पेंट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर रहेंगे। और इसलिए रिजल्ट देख के डिसीजन लेना बेटर बनता है, ना कि बस एक एक स्टेटमेंट से हम लोग पोजीशन बना ले हर जगह। ठीक है, इसी स्पेस से सर इंडिगो पेंट्स, इसके भी कल नंबर्स आए हैं। इनका रेवेन्यू आप देखेंगे 4% ग्रो किया, मुनाफे में 11% का जंप है, EBITDA भी ग्रो किया है 12.25%, और मार्जिन में 1% ही सही लेकिन जंप आया है सर। तो वो जो आप मार्जिन प्रेशर वाली बात कर रहे थे, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो अगर किसी को पेंट एज अ स्पेस में रहना ही है तो क्या इंडिगो पेंट्स अच्छा ऑप्शन है? नहीं सर, लेकिन 4% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, बहुत कम है। देखिए, वी नीड अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ। मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, प्लस रेवेन्यू ग्रोथ भी चाहिए, दोनों जगह, और वो सस्टेन होना चाहिए। मुझे और ये, क्योंकि इंडिगो एक्सो नोबल थोड़ी छोटी है तो वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आया होगा, ओवरऑल एशियन पेंट्स पे ज़्यादा है। लेकिन स्टिल जब क्या होता है कि पूरे पेंट इंडस्ट्री का अगर पी रेशियो थोड़ा डी रेटिंग होता है ना, तो इन सब का भी हो जाता है। वैसा ही होता है, जैसे आईटी सब गिरते तो आईटी के सभी गिरते हैं। तो इसलिए मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और बाकी सब सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो एब्सोल्यूट रिटर्न में बाकी सेक्टर अच्छा रिटर्न दे देंगे कंपेयर टू पेंट इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई आई एम नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो पेंट के अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं जहाँ पर। ऑटो एंसिलरी स्पेस पर आपका व्यू कैसा है सर? कल प्रीकॉल के नंबर्स आए हैं, और प्रीकॉल के नंबर्स में देखें तो मुनाफा 42% ग्रो किया, रेवेन्यू में 50% का जंप था, मार्जिन भी ग्रो किए हैं भले ही 10 बेसिस पॉइंट, और EBITDA में भी 53% का हमने जंप देखा है। प्रीकॉल में सर अगर किसी को ऑटो एंसिलरी स्पेस में रहना है, अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? सी प्रीकॉल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इवन मैं पूरे ऑटो एंसिलरी पे काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल्स चलेगा तो ऑटो एंसिलरी चलेगा ही चलेगा। और अभी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज इतना नहीं चले जितना ऑटोमोबाइल्स कंपनी चल चुके हैं, तो ये अभी चलेंगे। और प्रीकॉल का रिजल्ट भी अच्छा है, वो भी ईवी एंसिलरी ऑफरिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आगे, और एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। और अगर आप देखो तो पैट भी अच्छा सा ग्रो हुआ है, तो नए एमओयू भी बन रहे हैं। तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है, अगर चाहे तो यस देखें, कोई नई पोजीशन इस लेवल पे भी बना सकते हो, या तो डीप लेवल पे ऑटो इंडस्ट्री आई थिंक परफॉर्म करेगी आगे जाके। ठीक है, दो तीन नाम है और हैं सर। एक तो है जेम फाइनेंशियल, मुनाफा 16% ग्रो किया, हालांकि रेवेन्यू डिप हुआ है 13% के आसपास, एक ये देखिएगा। दूसरा है अंबर एंटरप्राइजेज, सर यहाँ पे तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मुनाफे से कंपनी घाटे में आ गई, करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा आया है, और रेवेन्यू भी देखें तो 2.2% का ड्रॉप ही है यहाँ पे। और तीसरा नाम है बॉम्बे डाइंग का। अब इनका मुनाफा वैसे आप देखेंगे तो आपको 99.5% गिरता हुआ दिखा है, 393 करोड़ वाला 2 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। रेवेन्यू भी गिरे हैं 4.7%, और EBITDA लेवल पे भी लॉस है, हालांकि लॉस कम हुआ है, 42 करोड़ के मुकाबले 12 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस है। और एक्सेप्शनल गेन जो इस बार है वो है 0.1 करोड़ का, जो कि पिछली बार था 502 करोड़। तो 502 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन अगर मैं पिछले क्वार्टर से निकाल दूं सर, तो ये घाटे में थी कंपनी, घाटे से ही कंपनी मुनाफे में आ गई, और इस बार तो कुछ है ही नहीं एक्सेप्शनल गेन को एडजस्ट करने के लिए। तो वो हिसाब से क्या नंबर्स को पॉजिटिवली पढ़ा जाए? तो ये देखिए, पहले हम लोग तीनों की बात करनी है, जेएम फाइनेंशियल उनकी। जी ओके। जी जी। तो तो जेएम फाइनेंशियल देखिए, ओवरऑल ठीक है, एयूएम ग्रोथ अच्छा है एंड ऑल दैट। अगर आप देखो तो जिस तरह से इनका फी बेस्ड इनकम और कहते हैं ना कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है।
एंड देखिए, हमें खास करके ब्रोकिंग बिजनेस में कैपिटल वगैरह ये देखना है कि प्योरली ब्रोकिंग बिजनेस है तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजर बिजनेस तो वहाँ ठीक ठाक है। तो जेम फाइनेंशियल उस तरह से सही है, लेकिन क्योंकि मार्केट डाउन है इसका कैपिटल में, तो यहाँ थोड़ा नीचे वेट कर लीजिए, और थोड़ा नीचे आता है 5-10% और फिर पोजीशन बना सकते हैं। रही बात बॉम्बे डाइंग की, आई थिंक बॉम्बे डाइंग ऑफकोर्स काफ़ी हद तक जैसे आपने बोला एक्सेप्शनल नहीं है वो कोई भी इस बार इनकम, और रियल एस्टेट का भी मोनेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट का वही है कि ये हमेशा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच, मुझे या टेक्सटाइल बिजनेस इन सब पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने कंपाउंडिंग मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ अवॉइड करना चाहूँगा बॉम्बे डाइंगा। एम्बर एंटरप्राइज का सीरियसली लॉस आया, वो थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी अच्छी है। तो वो एक कंपनी अगर हमें देखना पड़ेगा फाइन प्रिंट की किस तरह से मैनेजमेंट बोल रही है, अगर वो वन टाइम है तो आई थिंक वहाँ एक पोजीशन आप बना सकते हो, क्योंकि ईएमएस सेक्टर वो अच्छा ग्रो करेगा यहाँ से। तो एम्बर में पॉजिटिव हूँ, बाकी दो में जे में बायोनडिप्स और बॉम्बे डाइंग में इतना नहीं हूँ मैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दो नंबर्स और हैं सर, एक है जीनस पावर, 72% मुनाफा बढ़ा है इनका। रेवेन्यू में तो इनके सर 2 गुना से ज़्यादा का जंप है। एबिटा भी आप देखेंगे तो आई थिंक 3 गुना के आसपास बढ़ा है, और मार्जिन्स में भी अच्छा खासा जंप है। 16.8% वाला 20.4% पर आ गया, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 साढ़े 3% के आसपास का जंप इनके मार्जिन्स में भी देखने को मिला है। ऑन द फ्लिप साइड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका मुनाफा भी गिरा है। एनआई यानी शुद्ध ब्याज आय में भी कमी आई है। हालांकि इनकी जो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए उनमें कमी हुई है, यानी कि जो कह सकते हैं एसेट क्वालिटी में सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल फ्रंटलाइन नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू? जीनेस फार्म में पॉजिटिव हूँ कंपेरेटिवली, और रिजल्ट भी अच्छे आए, और यहाँ से भी मुझे लगे काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ की। और स्मॉल स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन में काफ़ी वो आगे, तो ऑपरेशन भी ठीक है। तो यस, इसमें अगर किसी को पोजीशन बने तो बना सकते हैं यार, बाय ऑन डिस कर सकते हैं इसमें। और सर दूसरा स्टॉक था, कौन सा स्टॉक था दूसरा? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस ऑफ कोर्स। देखिए ये रिजल्ट मिले जुले, देखो एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली तो अभी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मुझे यहाँ। ठीक है ये कंपनी में ओके है, लेकिन मुझे आई थिंक बाकी सब एनबीएफसी ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं, जैसे कहते हैं ना एयू एयू स्मॉल फाइनेंस हो, या वो सब वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सूर्योदय। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दो स्टॉक्स ऐसे सर जो कि ब्लॉक डील्स के चलते फोकस में रहेंगे आज। एक है भारतीय एयरटेल, जिसमें आज ब्लॉक डील हो सकती है। सिंगटेल हो सकता है अपना 0.8% स्टेक बेचते हुए नजर आए। 10,300 करोड़ रुपए की ये डील साइज है। फ्लोर प्राइस तय किया गया है 2030 रुपये प्रति शेयर का, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें तो 3.1% के डिस्काउंट पर है। और दूसरा नाम है आरबीएल बैंक का, जिसमें कल एमएनएम ने ब्लॉक डील के जरिए 2.11 करोड़ शेयर बेचे हैं 320 रुपये 65 पैसे के दाम पर। इन दोनों स्टॉक्स पर सर आपका व्यू? इन दोनों स्टॉक में होल्ड ही रहेगा। भारतीय एयरटेल ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है, और जिस तरह से आरपू आया 253, आई थिंक बने रहिए। लॉन्ग टर्म बैट है तो ये तो कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आरबीएल बैंक ऑफ कोर्स, ये जो मैनेजमेंट चेंज हुए तो अभी काफ़ी पॉजिटिवनेस है, आई थिंक उसमें भी होल्ड कीजिए। आई थिंक होपफुली 2-3 क्वार्टर में जो नया मैनेजमेंट वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आई थिंक ये यहाँ से भी, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, अपने टॉप से तो बहुत डाउन है अभी भी। सो आई थिंक ये भी होल्ड है, दोनों दोनों होल्ड है मेरे end से। ठीक है, दोनों शेयरों को आप होल्ड कीजिए, भारतीय एयरटेल को भी और आरबीएल बैंक में भी। भारतीय एयरटेल में तो सर इंडिकेशंस ऐसे हैं, ये ब्लॉक डील चूंकि डिस्काउंट पे है तो ये 2.5% के आसपास नीचे खुलने के इंडिकेशंस हैं। इनफैक्ट बाजार खुल भी चुका है जैसा एक्सपेक्टेड था। गैप डाउन ओपनिंग होने की आशंका थी, तो 76 पॉइंट नीचे प्री ओपन में इंडिकेशन था, और आप देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट फिलहाल निफ्टी में नजर आएगी। सेंसेक्स की जहाँ तक बात है तो 370 अंकों के आसपास का फॉल आपको यहाँ पर भी दिखेगा, जो बढ़कर अब आपको 450 पॉइंट के आसपास नजर आएगा। तो गिरावट के साथ हम खुले कमजोरी के साथ, और जहाँ खुले हैं उसके बाद आप देखिए प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, और 25,400 के भी नीचे, जो कि 25,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल समझा जा रहा था, उस लेवल के भी नीचे हम फिसल गए। तो आज वीकली क्लोजिंग का दिन है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यूएस में कल गिरावट हुई, आज एशिया कमज़ोर खुला है। हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि अच्छे संकेतों पर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब खराब संकेत होते हैं तो हम उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करते हैं, और जैसा हम आज के सेशन में देख भी रहे हैं। और हमारे लिए दिक्कत की बात यह भी है कि 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने खड़ा है, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा उस डर में कोई भी अपनी तेज़ी की पोजीशन कैरी करके नहीं लेके जाना चाहता है बाजार में, तो जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं बाजार में साफ तौर पे दिख रहा है।
है 125 पॉइंट का फॉल है आपको निफ्टी में, जो कि खुलते ही नज़र आ रहा है। आधे % के आसपास का कट है जो कि दोनों इंडाइसिस पे दिख रहा है, निफ्टी की बात करें चाहे आप सेंसेक्स की बात करें। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भारतीय एयरटेल, जहाँ पे ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड थी, 3.5% का फॉल है, 2024 ये लेवल है जहाँ पर आपको कारोबार होता हुआ दिखा है। ओला इलेक्ट्रिक कल नंबर्स के बाद रिएक्ट करता हुआ दिखा था, इन्होंने अपनी जो कमेंट्री है, जो अपना आउटलुक है उसे कट किया था, तो उसका इंपैक्ट हमने कल भी देखा था। आज भी 3.5% के आसपास का फॉल आपको दिखेगा। आंध्रा पेपर 4.5% नीचे है। श्री रेणुका शुगर ये भी 4% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और कुछ बड़े नंबर्स की बात करें जो जहां पे रिएक्शन दिखेगा, तो 3 फार्मा नाम है, जैसे मैंने कहा भी था, लुपिन और अपोलो हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ मैनकाइंड फार्मा। जरा ये एक बार दिखा दीजिए तीनों स्टॉक्स कैसे अपने नंबर्स के बाद रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट के नंबर्स बहुत शानदार थे, वो भी देखना होगा कैसे रिएक्ट कर रहा है। 1% ऊपर आपको लुपिन कारोबार करता हुआ दिखा है। अपोलो हॉस्पिटल देखेंगे जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बिरला सॉफ्ट में आप देखेंगे तो आपको करीब 4% के आसपास का फॉल दिखेगा। तो तपन सर आपको कह ही रहे थे कि कोई अगर ऊपर में ओपनिंग हो जाती है तो आपको बिकवाली ही करनी चाहिए, और देखिए कुछ रुझान वैसा ही मार्केट में दिख रहा है। और मूड माहौल अच्छा नहीं है तो अच्छी चीज़ों पर, अच्छे नतीजों पर भी बाजार रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स भी अच्छे थे, स्टॉक फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। और मैनकाइंड के तो नंबर्स ही खराब थे, 4.5% के आसपास का फॉल आपको इस स्टॉक में साफ तौर पे दिख रहा है। मार्जिन्स में भी डिसअपॉइंटमेंट है, और वैसे भी आप देखेंगे तो मुनाफा भी इनका घटकर आता हुआ दिखा है। तो 2262 ये लेवल है जहां पर आपको मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्यूमिंस इंडिया, इनके नंबर्स अच्छे हैं, ये दिखा दीजिए। एस्टर डीएम, इसके साथ साथ पैरादीप फॉस्फेट्स, इन स्टॉक्स का भी देखना होगा कि रिएक्शन किस तरह का है आज के सेशन में, क्योंकि नंबर्स आप देखेंगे तो क्यूमिंस के अच्छे थे, तो कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक 2.5-3% के आसपास के गेंस के साथ 4,428 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमर राजा, क्यूमिंस, पैरादीप फॉस्फेट, जरा ये भी दिखाइए यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन दिख रहा है, क्योंकि पैरादीप फॉस्फेट में मुनाफा जो है वो 34% के आसपास ग्रो किया है, और स्टॉक भी हाई लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आप देखेंगे आज कुछ रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, 3.5% के आसपास का अप मूव है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर मुनाफा 13-13.5% बढ़ा, 10% रेवेन्यू में ग्रोथ है। मार्जिन भी 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए हैं, लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, 0.25% के आसपास का आपको फॉल दिखेगा। 2 पेंट वाली कंपनियां थी, एक्जो नोबल और इंडिगो पेंट्स, इनको भी दिखा दीजिए। इनके बाद नंबर्स में किस तरह का रिएक्शन दिख रहा है। कल हमने ग्रासिम में और एशियन पेंट्स में तो रिएक्शन देख लिया। एक्जो नोबल का मुनाफा आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम था भले ही, लेकिन स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है 1/4% के आसपास के गेंस के साथ। और इंडिगो पेंट्स, ये देखिए मुनाफा इनका 11% के आसपास बढ़ा है, 4% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ थी। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे आज के सेशन में इंडिगो पेंट्स एक बार दिखा दीजिए, जहाँ पे मार्जिन में भी हमने 1% के आसपास का जंप देखा है, तो आधे % के आसपास की बढ़त के साथ ये भी स्टॉक आज के सेशन में खुलता हुआ दिखा है। कुछ और स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है या फिर गिर रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, जहां पे आज भी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है या फिर कंटिन्यू हो रहा है, उसमें आप देखिए एक लिंडे इंडिया है, ये भी नंबर्स का ही रिएक्शन है, 2.5% के आसपास की मजबूती है। हमने प्री कॉल की बात करी जिनके नंबर्स आए हैं, एक बार मिंडा कॉप को देखिए, 5% के आसपास का जंप आपको इस स्टॉक में भी दिखेगा। और एक स्टॉक जहां पे आज रिकवरी दिख रही है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, आज भले ही बाजार कमजोर है, लेकिन स्टॉक में आप देखिए 2.5 लाख का वॉल्यूम हो चुका है पहले 5 मिनट में ही, और 2% के आसपास की रिकवरी के साथ स्टॉक में देखिए आपको कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस मुनाफे से घाटे में आई है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, 9.5% का फॉल आप देखेंगे इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। श्री रेणुका की बात मैंने करी, बिरला सॉफ्ट रिएक्शन सरप्राइजिंग है कि नंबर्स इतने अच्छे आए हैं, मार्जिन ग्रो किए, फिर भी 4% के आसपास का कट है। और श्री रेणुका की तो बात मैंने आपको करी। रिलायंस इंफ्रा भी देखिए यहाँ पर भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसको देखिए जरा एक बार, हाल के करेक्शन के बाद क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है या अभी और रुकना चाहिए? नहीं, थोड़ा रुक जाइए। देखो, कंपनी के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से नो आगे इनके प्रोस्पेक्ट है बहुत ही अच्छा है, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही है कि नो ओवरऑल जो ये स्टॉक बढ़ भी बहुत चुका था, तो भी उसमें वो आ रहा है। लेकिन ये एक एक स्टॉक ऐसा है जो आपके रेडार में होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से 5-10% भी अगर थोड़ा और जाता है ना, मैं यहाँ थोड़ा रिस्की, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट्स में ओवरऑल काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा, और काफ़ी एग्जीक्यूशन भी होने वाला है अच्छा खासा, और एआई का जो हाई परफॉर्मेंस है उनका बेनिफिट इनको मिलेगा, क्योंकि एआई का नाम है इसलिए स्टॉक बहुत बढ़ चुका था। 5-10 से नीचे से आप पोजीशन बनाइए, स्टॉक अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में थोड़े रिस्की इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है,
तो इन लेवल्स पर भी नेटवर्क में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी ले रहा हूं सर, क्योंकि बाजार में गिरावट है तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती। कल भी इनफैक्ट जब हम क्लोजिंग बस कर रहे थे ना, तो कुछ दर्शक ऐसे बता रहे थे कि बाजार चढ़ता है तो हमारे पोर्टफोलियो में कोई रिएक्शन नहीं दिखता, बाजार गिरता है तो हमारे पोर्टफोलियो में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगता है। और कल तो हमने देखा भी था मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह की गिरावट थी। और आज भी आप देखेंगे तो 1.25% आपको आईटी इंडेक्स नीचे दिखेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 0.25% का फॉल है, और मिड कैप इंडेक्स की भी जहाँ तक बात है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी अच्छी खासी आज के सेशन में आपको नज़र आएगी। तो ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है, और सेंटीमेंट बाजार का कमज़ोर है एफआईएस की बिकवाली की वजह से, वो साफ तौर पे विजिबल है भी। आज भी देखिए 1% के आसपास का कट आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में नज़र आएगा। पहला सवाल जो हमें मिला है वो है ऋषिकेश कुमार जी का, हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं सर नमस्ते, मेरे पास MSTC के 500 शेयर हैं, 554 रुपये के भाव पर बाइंग है मेरी। शॉर्ट टर्म का व्यू बताइए, इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट भी बता दीजिए। जी, MSTC की बात करें तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक अगर देखें तो ऑलमोस्ट अपने काफ़ी थोड़ा नीचे भी आ चुका है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप है। करेक्ट। तो अगर देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो इतना कुछ खास नहीं हो, 3 साल से रेवेन्यू ड्रॉप ही है। और यहाँ प्रॉब्लम यही है कि ये स्टॉक में अगर आप देखो तेजी आने के रुझान मेरे को बहुत कम लग रहे हैं। एंड ये स्टॉक बढ़ी क्यों गया था वो मुझे पता नहीं, बहुत ही बढ़ चुका था फिर अभी गिर रहा है। ये फंडामेंटली तो आई थिंक मैं तो यही बोलूँ कि आप निकल जाए, बेटर रहेगा आपको इस यहाँ से। और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्के वहाँ आप एंटर कीजिए। आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस स्टॉक एक्चुअली। ठीक है, आप तो कह रहे थे कि सर आप आईटी पर भी बुलिश नहीं। हमारे एक दर्शक हैं राजेश कोठारी, जिन्होंने 2 आईटी स्टॉक्स ही ले रखे हैं। एक है OFSS, 26 शेयर हैं 8,652 रुपये के प्राइस पर, और दूसरा सर इनके पास KPIT टेक है। कह रहे हैं कि मेरे पास 195 शेयर हैं 1,260 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं सर, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो। देखो ओरेकल फाइनेंशियल ऑफ कोर्स ना काफी अच्छा बढ़ा भी था एंड ऑल दैट, लेकिन अगर फिर भी इसके भी आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ देखो, रेवेन्यू सिंगल डिजिट में है। करेक्ट। और ये बीच में इसलिए बढ़ा था क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी सडनली बढ़ी थी, लेकिन जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है वो इतना खास नहीं है। सो मैं आपको लगेगा मैं थोड़ा रिपीटेटिव हूँ, लेकिन यस मेरे को इतना कुछ यहाँ ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। आपको वेट करना है तो कीजिए, लेकिन मेरे एंड से तो आई थिंक बेटर सेक्टर्स अवेलेबल है, वहाँ आप जाओ तो बेटर है। यहाँ इतनी मुझे कमाई दिख नहीं रही है। सर दूसरा कौन सा स्टॉक था? KPIT टेक। KPIT देखिए, KPIT का अगर आप बात करें टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT इज मच बेटर स्टॉक। लेकिन प्रॉब्लम इसका क्या हो कि इनिशियली वैल्यूएशन इतना हाई था, और अब कुछ साल में ये वैल्यूएशन डाउन आया है। इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं था इतना, लेकिन ये एक आप होल्ड करिए, चले कोई ये आई थिंक आप होल्ड कीजिए। वो इस लेवल पे है जहां वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, और 1-2 क्वार्टर राह देखिए, अगर नहीं आते तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर नहीं सेम रिजल्ट तो प्लीज निकल जाइएगा। इसमें फिर ज्यादा होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। आईटी में मतलब कोई फ्रेश खरीदारी करने लायक है ही नहीं सिचुएशन। नहीं, आईटी में अगर आपको जाना है तो कोफोर्ज एक है, वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, परसिस्टेंट। लेकिन उसमें बस एक ही जो है, जो हाई पी रेशियो गाइस, एक्चुअली क्या है कि उनका जो वैल्यूएशन है वो टीसीएस इन्फ्लो से ऑलमोस्ट 2.5 गुना है। तो उसमें अच्छा। उस तरह की बैंडविड्थ होनी चाहिए। अगर कोफोर्ज और परसिस्टेंट अगर आपको 10-15% नीचे, तो वो एक अगर आईटी में जाए तो ये 2 स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा, जो थोड़े मुझे सेफ लग रहे हैं, जो आपको डिसेंट रिटर्न भी आगे दे सकते हैं। कोफोर्ज और परसिस्टेंट आपको पसंद है, आप कह रहे हैं कि 10 बस से हाँ 15% वो नीचे पसंद मिले। है रिजल्ट के एंड, और जिस तरह से उनके जो जो सेगमेंट में है ना वहाँ अच्छी खासी तेजी है। लेकिन इसलिए मैं वो प्रीफर करूंगा अगर करना भी है तो। हाँ, अगर किसी को करना ही है आईटी में निवेश तो कोफोर्ज और आप केवल परसिस्टेंट को देखिए, वो भी अगर नीचे में आपको मिलते हैं तो ही आप वहाँ पर खरीदारी करके चलिए। सर सौरभ गोयल जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी का 1 साल का नज़रिया है, कम से कम 1 साल का नज़रिया है, तो क्या जस्ट डायल फ्रेश एंट्री के लिए सही लग रहा है अभी? देखिए जस्ट डायल का बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो रिजल्ट उस तरह से दे नहीं रहा है। और रिलायंस की है, रिलायंस का निवेश है। इवन मैं भी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन परफॉर्म नहीं किया है। तो वही मैं अब क्या बोलूँ, मुझे भी यहाँ भी थोड़ा डाउट लग रहा है। लेकिन आप निम्बल कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाइए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही वैल्यूएशन में सस्ता मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ा डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड है। तो यस आप पोजीशन बनाइए, होपफुली एक अच्छा भी रिजल्ट आए, ये स्प्रिंग की तरह उछलेगा।
पिछली बार सर आई थिंक नंबर अच्छा आया था, उस समय उछला भी था, लेकिन इस बार नंबर अच्छा नहीं आया इनका, जिस वजह से हम ये डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, जस्ट डायल में आप चाहें तो पोजीशन बना के चल सकते हैं। कपिल अहमद जी कह रहे हैं सर वोल्टैम्प और रोलेक्स रिंग्स में क्या करें? वोल्टैम्प ठीक ट्रांसफॉर्मर्स है। और रोलेक्स रिंग्स। हाँ, वोल्टेम ट्रांसफर कंपनी तो अच्छी है। और ये कंपनी अगर अगर देखे तो अच्छी खासी नीचे आ गई है। इनिशियली बहुत ही नो कह सके ओवर वैल्यूएशन हो चुका था। लेकिन देखो, ओवर वैल्यूएशन लोगों ने बढ़ा दिया था प्राइस, अदरवाइज कंपनी डिसेंटली परफॉर्म करेगी। इसको इस ईयर थोड़ा डाउन है, लेकिन ये एक स्टॉक है जो ऑलरेडी अभी काफी हद तक ऊपर से नीचे है, तो ये यस, इस लेवल पे भी आप पोजीशन बने, कोई दिक्कत नहीं है सर। और दूसरा कौन सा बोला था सर आपने? रोलेक्स रिंग्स। रोलेक्स रिंग्स, सॉरी मैं दूसरा नाम भूल जाता हूँ एक्चुअली, यस। तो रोलेक्स रिंग्स की बात करें तो ऑफ कोर्स ये कहते हैं ना कि रोल फोर्ज और मशीन बेयरिंग रिंग्स और वो सब बनाती है। ऑफ कोर्स ये ऑटो एंसिलरी में अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखूँ तो ठीक है, डिसेंट है। लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया मेरे हिसाब से। यहाँ से निकल के बेटर ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, जैसे हमने प्रीकोल के नाम दिया, ऊना मिंडा देखो। आई थिंक वहां शिफ्ट हो तो वो बेटर रिटर्न देगी यहाँ से जाके आपको। यहाँ से निकल के ठीक है। वहां शिफ्ट कीजिए आप। रोलेक्स रिंग्स के मुकाबले अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में कोई उनो मिंडा या फिर प्रीकॉल जैसी कंपनी में शिफ्ट हो जाए तो शायद ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये फिलहाल राय निकल रही है, लेकिन बाज़ार में देखिए मूड माहौल बहुत ख़राब है, सेंटीमेंट इतना ख़राब है कि बाज़ार में अब देखिए 25,400 तो हमने तोड़ ही दिया था, 25,350 का लेवल भी टूटता हुआ दिखेगा आपको। आधे परसेंट के आसपास का कट हमने देखा था, 0.25% के आसपास ही गिरावट हो चुकी है। 250 पॉइंट नीचे निफ्टी 25,400 के नीचे कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का कट आपको दिखेगा सेंसेक्स में। अब आपको 82,750 के नीचे के लेवल्स फिलहाल दिख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में हालांकि थोड़ी रेजिलियंस है कंपैरेटिवली, मैं कह रहा हूँ, गिरा तो ये भी हुआ है आधे परसेंट के आसपास, लेकिन उतना नहीं जितना सेंसेक्स निफ्टी में फॉल है। करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर भी आपको प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर किसी इंडेक्स में है ना आज, तो वो आईटी है, 1.5% के आसपास का कट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस पूरे सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आज सवाल भी आ रहे हैं आईटी सेक्टर को लेकर, क्योंकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। एक बार जरा टीसीएस इन्फोसिस भी दिखा दीजिए, वहाँ पे किस तरह का रुझान है, क्योंकि 3,000 के आसपास टीसीएस बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि वैल्यू बैंक के तौर पर है और 3,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। आई थिंक सर टीसीएस अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आपने बोला कोफोर्ज और परसिस्टेंट, उन्हीं के साथ रहना है या कोई ब्लीक चांस है टीसीएस को भी कंसिडर करने का? नहीं सर, देखिए वैल्यूएशन डाउन है उसका मतलब नहीं कि ग्रोथ आ जाएगा सर। क्या है कि ग्रोथ में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो है कि आपकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतना दिख नहीं रहा है। इतनी बड़ी कंपनी हो गई और जिस तरह के उनका अभी भी वो बोल रहे कि हम लोग एआई तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है इन सब में। आप पीछे 3 साल का डेटा देखिए सर, -2% रिटर्न है। 5 साल का 2% रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं कि ये अभी प्रॉब्लम है, ये सब 3 साल 5 साल से चल रहा है। वो बात अलग है कि हम लोग टाटा का नाम है इसलिए हम लोग उस तरह से देख रहे हैं, लेकिन सर नहीं दिख रहा है यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, उस तरह से ग्रोथ नहीं दिख रहा। और जब जब मार्केट यहाँ से डबल हो चुका है और इतने इफ एंड बट्स होते हैं ना, तो सर बेटर है अवॉइड ही कीजिए। जहां हमें अच्छे, जैसे हमने हॉस्पिटल्स की बात की, होटल्स की बात करते हैं, वहां क्लियर कट दिख रहा है ग्रीन पैच, तो क्यों ना वहां चले जाए। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रीन पैचेस हैं, ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पे जाइए आईटी के कंपैरिजन में। होटल हॉस्पिटैलिटी या फिर आप जो हॉस्पिटल स्पेस है वहाँ पे जाइए, शायद आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स बढ़िया बन सकते हैं मुनाफा कमाने के वहाँ पर। मोहम्मद सोहेल जी सर हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा। ये कह रहे हैं कि सर JSW 292 की 6,000 शेयर हैं। 292 बोल रहे तो JSW इंफ्रा की बात कर रहे होंगे। तो सर 292 रुपये पर 6,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करें, मेरा 1 से 2 साल का नज़रिया है। ये स्टॉक सर 330 340 के आसपास आई थिंक होकर आया, 281 के आसपास। इस बार नंबर्स के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो थोड़ा कैरी ऑन होता हुआ दिख रहा है। एक महीना दिखा दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी स्टॉक हाई लेवल से किस तरह से करेक्ट हुआ है। ये देखिए सर, ये ऊपर के लेवल से देखिए ऑलमोस्ट 10% के आसपास का फॉल आपको दिखेगा। थोड़ा आप और पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये गिरावट और भी ज़्यादा है, क्योंकि 330 335 तो मुझे ही याद है। देखिए 340 के आसपास का हाई इसने टच किया था। 340 वाला सर 280 पर मिल रहा है, इन्होंने 292 पर लिया। आई थिंक यही सोच के लिया होगा कि 340 भी जाकर आया है। तो सर क्या करें, पूछ रहे हैं। मेरा कह रहे हैं नज़रिया 1 से 2 साल का है। नहीं, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है।
अगर देखो तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, और नो जिस तरह के इनके पास बैक ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक तो नहीं, जिस तरह से इनका पोर्ट से और जिस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, आई थिंक ये अच्छा है। और नो डाउट अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल प्रॉब्लम, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आके ट्रेड डील्स होती है तो बढ़ने वाला है, और इस कंपनी को फायदा होगा ना। 80 to 90% अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू सी रूट होता है, अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू पोर्ट सबसे बड़े हैं। प्लीज इसमें रखिए, फंडामेंटल मुझे अच्छा लग रहा है और ये अच्छे लेवल पे, तो यहाँ तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा ऐड करना है तो कीजिए। आई थिंक ये अच्छा रिजल्ट देगा आगे जाके। ठीक है, थोड़ा है आपके पास तो पोजीशन बना के रखिए, और चाहें तो आप इसमें इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। सर मैं आपसे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा तो नहीं पूछूंगा, ये तो हर कोई कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 522 520 के आसपास फिर आ गया सर, 5.5% का फॉल है। एक बार हमने देख चुके हैं सर, इसका जरा ना आप 1 महीना या 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो दिख भी जाएगा। एक बार डिप आया और डिप लगाने के बाद लोअर लेवल से खरीदारी भी हुई, वापस डिप लगा रहा है सर ये स्टॉक, आप देखिए। अब क्या करें सर, दोबारा फिर से खरीदारी कर सकते हैं गोइंग बाय द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड? देखो पास में क्या हुआ था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फालतू में बड़ा इतना बढ़ा दिया था, वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुका था। फिर एक खराब रिजल्ट आया जहां उसने बोल दिया कि भाई 1,000 करोड़ की मेरे पास तो अभी इन्वेंट्री पड़ी हुई एसी की, तो स्टॉक कितना 40% गिर गया। तो इनिशियली वैल्यूएशन बढ़ा के रखा था। अदरवाइज कंपनी का देखो तो कंपनी काम अच्छा करे, वो जो था वो सीजन टू सीजन का इम्पैक्ट आया था। मेरे हिसाब से फरवरी तक इन्वेंट्री जो भी है, जो मैनेजमेंट का मैंने सुना था लास्ट, वो सब क्लियर हो जाएगी। तो ये लेवल पे तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बहुत कुछ फैक्टर इन हो चुका है जो खराब चीजें थी। तो यहाँ से तो मुझे पोजीशन बना, क्योंकि ये एक तरह से ईएमएस सेक्टर में ही है, ये ग्रो करेगा आगे जाके, तो ये अच्छे लेवल पे अभी मिल रहा है, तो थोड़ा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए कहा, ऐसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी लोअर लेवल पे आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, और काफ़ी सारी जो ख़राब खबरें हैं वो स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। कुछ और सवाल लें अगर हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके, तो नैन्सी जी कह रही हैं कि कैम्स है मेरे पास 3830 के रेट पर, 3830 का प्राइस है। वाई डिड मिंडा कॉप एट 586 फॉल आफ्टर रिजल्ट्स? आज कहाँ आज गिरा है मिंडा कॉप, तो चल रहा है नैन्सी जी, टॉप गेनर्स में शामिल है, 7% ऊपर है मिंडा कॉप, 23,31,000 शेयरों का वॉल्यूम है और स्टॉक का 610 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपका ये सवाल, अगर आपने 586 पर लिया है तो स्टॉक तो 609 पर चल रहा है, तो आपके मुनाफा ही हो रहा है, भले ही थोड़ा कम है लेकिन फिर भी आप मुनाफे में हैं। और कह रहे हैं कि बेल राइस मेरे पास 162 रुपये के रेट पर है, अब क्या करना चाहिए? देखो कैम्स की बात करें तो ऑफकोर्स डिसअपॉइंटिंग है ना, बहुत आशा थी कि एक स्टॉक चलेगी, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों 2-3 साल से। अब जैसे वो तो नंबर 1 है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार में एंड ऑल दैट, लेकिन आई थिंक बने रहिए, थोड़े इश्यूज है अभी, लेकिन आई थिंक ये स्टॉक फंडामेंटली तो स्ट्रांग है और मोट भी अच्छा है, तो आप प्लीज बने रहे, लॉन्ग टर्म हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिंडा कॉप भी बहुत अच्छी कंपनी है, जो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो तो उसमें भी बने रहे। बेल राइस भी कंपनी अच्छी है, आई थिंक मेरे को तीनों कंपनी अच्छी लग रही है, आई थिंक इन तीनों कंपनी में आप बने रहे, और डीप आता है तो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मिंडा कॉप में भी बने रहें, बेल राइस में भी आप बने रहें, और जो आपका तीसरा नाम है नैन्सी जी कैम्प्स, ये भी आपका अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है, इन तीनों स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। तो भाग्यशाली हैं, अभी तक जितने नाम डिस्कस हुए हैं आई थिंक आप ही के तीनों स्टॉक्स हैं जो सर की लिस्ट में हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ आप बने भी रह सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है आपका, इन स्टॉक्स में आप बने रहिए। सर एंजल वन को लेकर आपका व्यू दीजिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे, एफएम का एक बयान आया था एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा रोकने का कोई उनका इरादा नहीं है, कोई हर्डल्स हैं, कोई ऐसी दिक्कतें हैं, जागरूकता बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो उसके लिए सरकार ज़रूर काम करेगी। लेकिन सर उसके बावजूद स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जितने भी मार्केट से जुड़े हुए हैं। ये एंजल वन को लेकर हमारे दर्शक हैं पीयूष पराशर जी, कह रहे हैं मेरे पास 2542 पर लिया हुआ है, 2452 पर अभी चल रहा है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया मांग रहे हैं सर आपसे। नहीं देखो, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, इवन फॉर द शॉर्ट टर्म आई एम नॉट पॉजिटिव। द रीजन एक सिंपल है कि आप देखो पिछले अभी जो रिजल्ट आया दोनों मोतीलाल ओसवाल एंजल उनका बहुत ही खराब आए, जो दिख रहा है कि प्रेशर दिख रहा है, जो सेबी के नए रूल्स आए एफएनओ के, उसके वजह से दिख रहा है। और आगे जाके भी जो वीकली एक्सपायरी का भी अभी देखो वो हो नहीं रहा है, लेकिन कभी आया 6 महीना 1 साल में भी, तो मार्केट को वो सेंटिमेंटली पता होता है कि कुछ हो सके। ऊपर से वो म्यूचुअल फंड का भी एक नया नोटिफिकेशन है कि आगे जाके एक्सपेंस रेशियो कंट्रोल करने वाले हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम आता है एंजल वन और ऐसे सब में, तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। एंजल वन ट्राई कर रहे हैं ब्रोकिंग से एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट में करने में, लेकिन वो टाइम लगेगा,
तो यहाँ आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी सिलेक्ट कीजिए, जैसे 361 हो गया या ये हो गया अपना आनंद राठी। कंपेयर टू प्योर ब्रोकिंग बिजनेस जहाँ 60-70% ब्रोकिंग बिजनेस से आता है, वो अंडर परफॉर्म ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाए तो बेटर रहेगा। अभी मैं एएमसी भी ना बोलूंगा, क्योंकि एएमसी का वो जो नया नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं वेल्थ मैनेजमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकिंग शेयरों से निकल जाइए और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें शिफ्ट कर जाएं। यस। यस। ठीक है, तो ब्रोकरेज को लेकर दिक्कत है, जिस तरह के कर्ब्स लगाए गए थे, अभी हाल फिलहाल भी जो सेबी की ओर से कुछ बयान आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन स्टॉक से निकल जाइए और आप वेल्थ कारोबार बिजनेस में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया होगा सर। सुशील जी का सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, इस पर 33 और 53 का टारगेट कब तक आ जाएगा? इन्होंने सेट कर रखा है सर, टारगेट पूछ रहे हैं कि कितना होल्ड करना होगा, अभी 24 के आसपास है। सर अभी अगर बात ये तो ये स्टॉक तो आप देखो, एक एक क्वार्टर लास्ट बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, और लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, ऑल दैट। तो फंडामेंटली तो इतना कुछ मुझे खास इसमें दिख नहीं रहा है रेवेन्यू जंप, लेकिन जो 33-33 बोला ना सर, वो आने में तो टाइम लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब पी देखूँ या मैं वैल्यूएशन वाइज देखूँ तो बहुत सस्ता है, तो इसमें टाइम लगेगा और थोड़ा रिस्की है। तो मैं तो बोलूंगा स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि एक दो क्वार्टर खराब है तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। सो मे बी 20-22 का स्टॉप लॉस लगा के चले, या 15 या 21 का। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए ब्लैंकेट छोड़ दो, क्योंकि यहाँ एक दो क्वार्टर खराब है, ये 20 के नीचे चला जाएगा, तो बी केयरफुल हियर। 33 आने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर 33 आने में टाइम लगेगा सर, तो फिर तो 53, तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। हाँ बहुत दूर है वो। अच्छा, वो 53 बोला था मैंने, मुझे 33 सुना है, पहला नहीं, थर्टी 53 तो पहला बहुत दूर 33 है। बोला था सर और दूसरा 53 बोला था। अरे नहीं, नहीं सर, मैं इतना बुलिश हुई नहीं स्टॉक में, नहीं नहीं, ये फिर स्पेकुलेशन होगा सर। अगर जाएगा तो स्पेकुलेशन होगा, उतना तो गारंटी है। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अच्छा, आईएफबी एग्रो सर, एक बार ये देखिए, आईएफबी एग्रो में ना काफ़ी शानदार मूव हमने बनता हुआ दिखा। इसका एक महीने का चार्ट दिखाइएगा। इसमें एक दो हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे चैनल पे आते हैं सर, उन्होंने बातचीत करी है और उनके कहने के बाद काफ़ी अच्छा ये स्टॉक चला भी है। तो ये करेक्शन हो रहा है सर, ये जो 1250 के आसपास आया है, क्या ये एंट्री का अच्छा मौका है? एक महीने का चार्ट दिखाइए, थोड़ा समझ आएगा कि कहाँ से स्टॉक गिरता हुआ आया है। अच्छा मूवमेंट इसमें बना भी था, देखिए अच्छा रनअप था। 900 वाला स्टॉक 1400 हो गया, 1400 वाला 1250 हो गया। अभी रुके सर और गिरने दें? नहीं सर, गिरने दो सर। क्या है कि अगर आप देखो तो ये आईएफबी एग्रो नॉर्मली अल्कोहलिक बेवरेजेस में तो उस तरह से सेक्टर अच्छा है, कंजम्पशन है, तो वहाँ डिमांड है। लेकिन ये स्टॉक भाग भी चुका है, ऑलमोस्ट 40-50% ये भाग चुका है। अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ तो ये अच्छा खासा अभी एक जंप आया है, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा जंप आया है। तो उस तरह से मुझे ये साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ता रहेगा ये। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ठीक है, 10% नीचे से आप थोड़ा 10-15% थोड़ा राह देख लो, क्योंकि ये थोड़ा डाउनवर्ड जोन में है, तो थोड़ा स्टेबल होके फिर आप पोजीशन बना सको। लेकिन लग रहा है एक दो क्वार्टर से अच्छी मूवमेंट आ रही है इसमें। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक आईएफबी एग्रो की बात है, अच्छा रनअप दिया है स्टॉक ने, अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा नीचे में मिल जाए तो शायद ज़्यादा बढ़िया है। जतिन दवे जी कह रहे हैं, श्री संदीप सर, श्री तपन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे इतना इज्जत मान। कह रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी फ्रेश बाइंग ऑन सीजी पावर, जीएमडीसी, आशापुरा माइन कैम्प, रेपको फाइनेंस, पूना वाला। टारगेट भी बताइएगा एंड स्टॉप लॉस फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के नज़रिए से। सर 4 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं, सीजी पावर, जीएमडीसी, आशापुरा माइन कैम्प, रेपको होम फाइनेंस और पूना वाला। 5 शेयर हैं सर टोटल। तो देखो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बोलूंगा सर, ज़्यादा मैं शॉर्ट टर्म नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर जीएमडीसी मेरे को अच्छा लग रहा है, तो जीएमडीसी आप होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर, अगर क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में शायद उसमें मूवमेंट ना आए। और पूना वाला फिनकॉप भी अगर आप देखो तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, और एनबीएफसी और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये अगर आप 6 महीने, सॉरी मैं 3 महीने का नहीं बोल पाऊंगा, मैं 6 महीने साल का मैं बोलूंगा, तो ये दोनों होल्ड करके रखिए आप। रही बात सीजी पावर, सीजी पावर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वैल्यूएशन जो है अभी भी थोड़ा हाई है, क्योंकि उनका जो सेमीकंडक्टर का यूनिट मस्त में भी मार्च या जून में होगा रेडी। तो वहाँ कैसे होगा, तो सीजी पावर में अभी लेने की मैं ना बोलूंगा, ये कंसोलिडेट ही होगा, यहाँ से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बढ़ेगा। तो अभी उसको होल्ड रखे, यानी उसमें बाय मत कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। सर दूसरे दो
5 स्टॉक बोले थे, दूसरे 2 कौन से थे सर? मैं भी सर उन्हीं को ही देख रहा हूँ। मैं अगले सवाल की ओर शिफ्ट हो गया था। तो मैं रूबी वर्मा जी का सवाल पढ़ने लग गया था। इन्होंने सर मेरी लिस्ट भी अब इनफैक्ट अपडेट हो गई। मैं वापस आपको बताता हूँ सर, मेरे को सवाल अगर उनका मिलता है तो 5 स्टॉक्स इन्होंने बताए थे। इसमें मैं अगला सवाल ले लेता हूँ सर, फिर मैं वापस आता हूँ अगर हाँ इनका सवाल मुझे मिल हाँ जाएगा फिर से। तो रूबी हाँ। वर्मा जी का सवाल ने वो भी सवाल आगे चला गया। टाटा टेक को लेकर नितेश सारंगी जी का सवाल है, कह रहे सर मेरे पास 720 रुपये पर रखा हुआ है, शुड आई बुक लॉस एंड शिफ्ट टू ATGL और एनी अदर अदानी स्टॉक? मतलब टाटा टेक से घाटा लेकर निकल जाएं और किसी अदानी के स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं, आप ऐसी राय देंगे सर? देखो, टाटा टेक में तो मैं भी बुलिश नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ डाउट लग रहा है क्योंकि काफ़ी 2-3 कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंड है। तो मुझे यहाँ तो मैं यहाँ मूव करने की ही बात करूँगा। अगर उनको अदानी में जाना है तो आई थिंक अदानी पोर्ट या अदानी पावर विल बी अ बेटर ऑप्शन। अदानी पोर्ट या अदानी पावर, मतलब ये टाटा टेक से निकल जाएं और अदानी पोर्ट या पावर में शिफ्ट हो जाएं? यस यस। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक और सवाल जो मेरे सामने दिख रहा है मेरी लिस्ट में, हमारे प्राइम मेंबर्स की ओर से सुशील जी कह रहे हैं थैंक्स अब मेरा सवाल लेने के लिए। रूबी वर्मा जी का सवाल आया था एक ना सवाल, सर अपने दर्शक बहुत भारी मात्रा में पूछ करते हैं कि शायद लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा काम बढ़ जाता है सर, उस लिस्ट को स्क्रॉल करना पड़ता है, उसमें से छांट छांट के स्टॉक्स निकालने पड़ते हैं, सवाल निकालने पड़ते हैं। रूबी वर्मा जी प्राइम मेंबर है हमारी, इनका सवाल मुझे पहले भी दिखा था। ये कह रही हैं कि मेरे पास स्टील एक्सचेंज 2300 शेयर हैं, 10 रुपये 91 पैसे के भाव पर। एक एक करके लेते हैं सर, फिर मेरे सामने से भी सवाल हट जाता है। स्टील एक्सचेंज बताइए पहले, 10 रुपये 91 पैसे पर नहीं, सर इनके पास 2300 शेयर हैं। वो बेटर है सर मेरे को भी थोड़ा, क्योंकि 4-4 5-5 स्टॉक आते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता है। ठीक है, स्टील एक्सचेंज की बात करें तो देखिए, ऑफ कोर्स स्टॉक में कुछ इतना कुछ खास दम नहीं है, और कुछ प्रॉफिटेबल दम नहीं। मैं यहाँ से निकलने के बाद आपको JSW स्टील या टाटा स्टील इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा ठीक है। दूसरा नाम सर इनके पास है RVNL का। ये कह रही है कि मेरे पास 100 शेयर हैं, 341 के रेट पर रखे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आरवीएनएल पे, क्योंकि फंडामेंटली मैं बोलूँ तो अभी भी मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। 1-2 क्वार्टर में ये थोड़ा नीचे जाके ऊपर आएगा। तो यहाँ से तो मुझे थोड़ा और नीचे दिख रहा है। तो 300 के अगर पोजीशन में 300 के आसपास आपका जो भाव है वो थोड़ा वेट कर लीजिए। आई थिंक 6 महीने लगेंगे शायद आने में। ठीक है, वेट कर लीजिए, भाव आपका आ जाएगा RVNL में 341 रुपये का। एम्बेसी डेवलपमेंट सर अगर आप इसको ट्रैक करते हो, 96 रुपये के रेट पर 470 शेयर है इनके पास। सी एम्बेसी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स आज काफ़ी गिरा है, और लग्जरी स्पेस में है वो, और ऑलमोस्ट 89% डाउन है, और लॉस मेकिंग है सर, कुछ है नहीं इसमें सर ज़्यादा। तो लेकिन अभी थोड़ा रिकवरी आ रही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऊपर के लेवल पे आता है तो निकल जाना, लेकिन अभी के लेवल पे एवरेज मत करना आप। ओके, और लेकिन यहाँ से निकलने की राय है मेरी। कोई भी लेवल पे भी आप निकलना चाहते हो, निकल के अच्छे से चले जाइए। अच्छा ठीक है। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स मेंशन किए हैं सर, एक स्टॉक और ले लेता हूँ, वो है इन्फीबीम का। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 शेयर हैं, 19 रुपये 61 पैसे के भाव पर। इन्फीबीम प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे, ऑनलाइन यूपीआई एंड ऑल दैट में काफ़ी उनका, ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी उनका दबदबा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन इस लेवल पे मुझे ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अच्छा लग रहा है, इस पे बने रहिए। होपफुली ये आगे बढ़ेगा, शायद 22-25 के लेवल पे जा सकता है ये आगे जाके। सर ओला, NHPC, सुजलॉन ये भी पूछे, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पर है? ओला, जिस तरह का रिजल्ट आया तो थोड़ा वेट कर लो, कंसोलिडेट होगा। 40 के लेवल पे तो बहुत सस्ता लग रहा है मेरे को, लेकिन पता नहीं ये जंप होता है नीचे से, बहुत वॉलेटाइल है, तो थोड़ा रिस्की मामला। 40 के पास आए तो फिर सोच सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टर के लिए। NHPC नहीं, NHPC आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। सर कौन सा तीसरा बोला? सुजलॉन। सुजलोन, अच्छा, यस सुजलोन, आई थिंक वो आप बिल्डअप कर सकते हैं पोजीशन इस लेवल पे, या तो नीचे आता है तो वो आई थिंक तीनों में से सुजलोन इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर जोखिम ले सकते हैं तो ओला भी ले लें 40 के आसपास। हाँ, ओला ले सकते हैं 40 का, वो लॉटरी होगी, चल गया तो जबरदस्त चलेगा वो।
ठीक है, ओके। लेकिन वैसे अच्छा आपको सुजलॉन ही लग रहा है। कोई सुजलॉन के टारगेट सर, नियर टर्म के या शॉर्ट टर्म के या नहीं मीडियम तो टर्म के? सुजलॉन मुझे यहाँ से कम से कम आप देखो अभी 58 है ना, आई थिंक 75 का मुझे लग रहा है यहाँ से साल का 20-25% रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो मतलब 1 साल का व्यू लेके इसमें खरीदारी करें। हाँ, 1 साल का व्यू लेके खरीदें। ओके, 75 रुपये का टारगेट है सुजलॉन, आप ज़रूर यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो रूबी जी, आपके पोर्टफोलियो में अगर सबसे अच्छा कोई शेयर सर को अच्छा लग रहा है तो वो इनफैक्ट सुजलॉन का ही है, जहाँ पे हम 75 रुपये तक के टारगेट्स भी देख के चल सकते हैं। और सवालों की बात करें फिर मैं प्राइमरी मार्केट भी की और भी बढ़ूंगा। आज एक लिस्टिंग भी होनी है स्टड्स एक्सेसरीज़ की, तो उससे पहले एक दो सवाल और ले लें, फिर मैं वापस लौटता हूं प्राइमरी मार्केट की तरफ। मैं ही एक दो सवाल ले लेता हूं सर, जहां पे आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। उसमें भारतीय एयरटेल में सर अब 2000 रुपये का जो लेवल है वो भी तोड़ने की तैयारी है। ब्लॉक डील होनी थी आज, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। लेकिन सर आप जैसे हाईलाइट कर रहे थे कि जिस तरह का इसका आरपू आया, नंबर जिस तरह के आए हैं बहुत ही शानदार हैं। इनफैक्ट जियो को पीछे पछाड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है ये। आज लो बना है 2006 रुपये के आसपास का। 2000 के नीचे या 2000 के आसपास सर भारतीय एयरटेल अगर किसी को रखना है पोर्टफोलियो में तो अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए, या और वेट करना चाहिए? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से 1900 के आसपास अच्छा रहेगा। मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है 1900 के आसपास, या तो फिर 1950 से धीरे धीरे आप बाई कर सकते हो। थोड़ा वेट कर लो क्योंकि अभी बड़ा है, शायद ये मार्केट मूवमेंट में शायद नीचे आ जाए, लेकिन अगर तो भी देखो लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यस 1900 1950 आई थिंक दैट इज अ गुड रेंज टू गेट इनटू भारती। ठीक है, परफेक्ट है। तो 1900 1950 के आसपास मिले तो आपको अच्छा लेवल होगा अगर आप भारतीय एयरटेल में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो। और इसी तरह से सुजलॉन में 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो आपको 75 रुपये तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक हमारे प्राइम मेंबर हैं ब्रजेश पांडे जी, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास पराग मिल्क हैं 290 रुपीज़ के प्राइस पर और प्रीमियर एक्सप्लोजिव 500 रुपये का प्राइस है, प्लीज़ सजेस्ट इन दैट। सर 290 पर पराग मिल्क और प्रीमियर एक्सप्लोजिव 500 पर लिया है, तो इनको आप क्या राय देंगे? नहीं, पराग मिल तो बहुत अच्छा भागा है ये स्टॉक, और उसके रिजल्ट भी अच्छे, और ये कंजम्पशन स्टोरी में ये अच्छा फिट होता है, तो यस इसमें बने रहिए। आपका आई थिंक नीचे की बाएंगे तो इसमें आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है, तो ये बने रहे। प्रीमियम और एक्सप्लोसिव की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे उस इसमें भी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बने रहना चाहिए। थोड़ा नीचे आ रहा है ये, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आई थिंक यहाँ से रिकवरी आएगी, तो ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं, आप बने रहिए इसमें। ठीक है, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, आप इनमें बने रह सकते हैं। और कुछ सवालों की बात करें जो कि हमारे प्राइम मेंबर्स की ओर से ही आए हैं, मैं फिर उसके बाद चाहूँगा कि कुछ हमारे अगर जो नॉर्मल गेस्ट हैं, नॉर्मल हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे प्राइम मेंबर नहीं, उनके भी सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो पार्थनाथ जी का सवाल है, कह रहे हैं सर बीपीसीएल बाय कर सकते हैं क्या? बाइंग लेवल बताइए अगर आपकी राय है तो, कहाँ पे सही रहेगा खरीदना? देखिए बीपीसीएल ऑफ कोर्स मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो ओएमसी कंपनीज है ना उसके मार्जिन एक्सपेंशन अच्छे, और ऑयल नीचे रहेगा ऐसा लग रहा है 2 साल 75 के हैं तो अभी अगर, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो थोड़ा नीचे आए, यानी अगर आप देखो 365 चल रहा है, 345 के आसपास आता है तो फिर पोजीशन बनना है तो बेटर है। अभी तो थोड़ा यही घूमेगा वो, ऐसा लग रहा है, बट ये अच्छा स्टॉक है, आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी कह रहे हैं कि सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग संदीप सर, टीडी पावर सिस्टम्स बाय करना चाहता हूं, बाइंग लेवल बताइए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। टीडी पावर सर, इज इट अ गुड लेवल टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म? सीजी टीबी पावर कौन सा बोला टीडी सर? पावर टीडी सर, पावर, ओके टीडी सॉरी। टीडी टीडी पावर। पावर, ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो टीडी पावर की ऑफ कोर्स बात करें तो स्टॉक अच्छा खासा भागा है अभी, और फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है। ओवरऑल कंपनी अगर आप देखें तो नो इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड उसमें एसी जनरेटर आई थिंक सेगमेंट भी अच्छा है। थोड़ा महंगा है स्टॉक, तो अगर पोजीशन बनानी है, नहीं बनानी है तो थोड़ा वेट कर लो। ये स्टॉक भागा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आ सकता है, 750 के आसपास आप थोड़ा बनाए, लेकिन स्टॉक का स्ट्रेंथ और वैल्यूएशन दस्ती थोड़ा महंगा है, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ,
आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक